हाय फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से एसपीएस क्लास में स्वागत है। मैं भगन सर। तो हम सब आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट एंड सेकंड। चूँकि आप सभी को अभी तक ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट व इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, और प्लस आपका थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में हमने अभी तक आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दी, इंट्रोड्यूस कराया गया किसमें क्या पढ़ा जाएगा और कौन सा हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और कौन सा अदर टीचर पढ़ाएंगे। ये सब चीज़ें हमको जानकारी मिल गई हैं। अब हम ये जानेंगे कि भाई किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन, चाहे आप फर्स्ट पढ़ रहे हो चाहे सेकेंड पढ़ रहे हो, उनमें उनको डिजाइन करने के लिए किन किन मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जानने से पहले हम सब यह जानेंगे कि भाई आप सबको ये ज्ञात हो ही गया होगा कि आपका नेक्स्ट सेमेस्टर जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसका शेड्यूल आ चुका है, जिसमें आपका जनवरी के लास्ट में, फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम का डेट दिया गया है। लगभग अब आपके पास जो टाइम है 90 दिन से ही कम टाइम है। तो आप सब अपना सिलेबस जल्द से जल्द कवर करने के लिए अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और मेरा यह सेकंड वीडियो मशीन का आने में कुछ रीजनों के कारण नहीं आ पाया, लेकिन अब रेगुलर आपका मशीन का वीडियो अपलोड होता रहेगा और आप सब कंटिन्यूअस जुड़े रहें। और जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वह मेरे पिछले वीडियो को मशीन का देख लें और उसके बाद मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। जो भी आपके कन्फ्यूजन है, जो भी क्वेश्चन है, आप टेलीग्राम में मैसेज करें, जिसका लिंक आपको सब्सक्रिप्शन में दे दिया गया है। अब आइए हम सब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो भाई आपको जानकारी दे दी जाए, किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन या इंस्ट्रूमेंट की डिज़ाइन करने के लिए हमें 3 ही मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले जो मटेरियल है वह आपका है कंडक्टिंग मटेरियल। पहला मटेरियल है आपका कंडक्टिंग मटेरियल। 3 मटेरियल की आवश्यकता पड़े, पहले हम बात करेंगे कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में। फिर सेकंड है आपका मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल। फिर हम बात करेंगे थर्ड में इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में बात की जाएगी। तो यही 3 ही मटेरियल से ही इलेक्ट्रिकल के चाहे इंस्ट्रूमेंट हों चाहे मशीन हो, ये बनाए गए हैं। अब सबसे पहले आइए देख लिया जाए कि भाई किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में ये तीनों मटेरियल कहाँ कहाँ पे होते हैं और कैसे 3 ही मटेरियल से मिलकर बने हैं। अब आइए समझते हैं कि भाई आपको पता है कि मोटर में हम करंट प्रवाहित करते हैं। तो मोटर में करंट किससे प्रवाहित करेंगे? कोई कंडक्टर होगा, वो कंडक्टर या तो कॉपर का हो सकता है, या एल्युमिनियम का हो सकता है, या अन्य मटेरियल का हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कॉपर और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात आप जानते हैं कि किसी भी मशीन को आप बाहर से देखते हैं तो आपको बेलनाकार साइज़ के आकार का दिखता है और बीच में आपको दिखेगा शाफ्ट। जब चूँकि भाई मशीन जितने सेकेंड ईयर में स्टूडेंट हैं जो प्रमोट करके फर्स्ट ईयर से आए हैं, वो अभी चूँकि उनके लिए नया सब्जेक्ट है, लेकिन जो थर्ड ईयर में गए हैं वो इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ चुके हैं, उनके लिए थोड़ी सी जानकारी है। लेकिन फिर भी मैं आपको तीनों मटेरियल बताने के बाद ही आगे बढ़ूँगा, क्योंकि अभी आपको बताया जाएगा कि मैग्नेटिक लॉसेस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकल लॉसेस क्या होती हैं। अगर ये सब चीज़ें जानकारी रहेंगी तो आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। तो बाहर से बेलनाकार दिखता है और मशीन का एक फाउंडेशन होता है, ऐसे ये फाउंडेशन रहेगा, यहाँ पे लिफ्टिंग हुक रहता है मशीन को उठाने के लिए। तो बाहर से आयरन का ये कवर रहता है, इसके अंदर हमारा बाइंडिंग रहेगा। अब देखिए बाइंडिंग जो होता है उसके अंदर आप देखेंगे ऐसे खांचे पहले कटे होते हैं जिनमें बाइंडिंग की जाएगी। ऐसे खांचे कटे होते हैं। आप अगर अपने घरों के पास या किसी दुकान पे आप फैन मोटर बनाने गए होंगे तो ऐसे देखते हैं खांचे, और इसी में कंडक्टर को लपेटा जाता है। कंडक्टर को इसी में ऐसे लपेटा जाएगा, मतलब बाइंडिंग किया जाएगा, कॉइलिंग की जाएगी।
तो यही कंडक्टर के टर्मिनल बाहर निकले होते हैं। सिंगल फेज है तो एक फेज का होता है और एक क्या रहेगा, न्यूट्रल का। कंडक्टर से 2 तार बाहर है, इसी से करंट हम प्रोवाइड करेंगे, पूरी बाइंडिंग करंट जाएगी। और बाइंडिंग जिस पर लपेटी गई है उसे हम कोर कहते हैं, एक कोर है। और एक कोर जो होता है यह मैग्नेटिक मटेरियल होता है। कोर क्या होता है, मैग्नेटिक, जिससे चुंबकीय फ्लक्स स्थानांतरित होता है। फिर उसके बाद ये जो बाइंडिंग है, अब चूंकि बाइंडिंग ऐसा मटेरियल लेंगे जिससे धारा प्रवाहित होगी, और जिससे धारा प्रवाहित होती है उसे हम कंडक्टिंग मटेरियल कहते हैं, अर्थात ये क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल है। ये बातें हो गई। अब उसके बाद अब आपको पता चल गया कि भाई कंडक्टिंग मटेरियल में धारा प्रवाहित की जाती है, अर्थात जो बाइंडिंग होगी वह कंडक्टिंग मटेरियल होगा। और मैग्नेटिक मटेरियल जिस पे बाइंडिंग लपेटा जाएगा, जो कोर होगा वह मैग्नेटिक मटेरियल होगा, जो कोर होगा वह मैग्नेटिक मटेरियल। फिर उसके बाद अब चूंकि आप बाइंडिंग देखे होंगे उस पर कोई रबड़ का इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है, उस पर इंसुलेशन रहता है इनामेल का या अन्य मटेरियल का इंसुलेशन रहता है, जो पीले टाइप का होता है, वह इंसुलेशन इसके ऊपर चढ़ाया जाता है, जिससे ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर से कोई करंट इस कोर में न आने पाए अथवा मैग्नेटिक मटेरियल में न आने पाए। तो इन दोनों को अलग करने के लिए हम इस पर बाइंडिंग पर एक इंसुलेशन का लेयर चढ़ा जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल। तो अर्थात हमने ये देख लिया कि कंडक्टर कहाँ पे होता है मशीनों में, मैग्नेटिक मटेरियल कहाँ पे होता है, और इंसुलेटिंग मटेरियल कहाँ होता है। तो कंडक्टिंग मटेरियल का काम होता है करंट को फ्लो कराना, अर्थात कंडक्टिंग मटेरियल बाइंडिंग में होगा, बाइंडिंग ही होगा। और जो मैग्नेटिक मटेरियल है जिस पे बाइंडिंग लपेटा जाएगा, जिसे हम कोर कह रहे हैं, वो मैग्नेटिक मटेरियल होगा। अब करंट कंडक्टर से धारा मैग्नेट में अर्थात कोर में ना आने पाए, तो उनको सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए हमें इंसुलेशन की आवश्यकता होगी, अर्थात इंसुलेटिंग मटेरियल का प्रयोग किया जाएगा। तो यही 3 चीज़ें से ही मिलके हमारे मशीन की डिज़ाइन की जाती है। अब आइए हम पहले पढ़ेंगे कंडक्टिंग मटेरियल कौन सा यूज करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा यूज करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा यूज करेंगे। तो ये सब अभी एक आपको छोटी सी जानकारी दी गई कि तीनों मटेरियल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में। आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा है भाई कंडक्टिंग मटेरियल। तो कंडक्टिंग मटेरियल हम कौन कौन सा यूज करेंगे, पहले हम उनके बारे में जानेंगे, और कौन सा कंडक्टिंग मटेरियल हमारा ज़्यादा सूटेबल होगा, कौन सा ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, कौन कहाँ प्रयोग होता है, आइए देखते हैं। तो आइए फ्रेंड देखा जाए कि कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है। तो सबसे पहले आप कंडक्टर के बारे में जानेंगे। तो भाई आपको पता है कंडक्टर किसे कहा जाता है, जिससे विद्युत धारा सरलतापूर्वक प्रवाहित हो सके, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। अब कंडक्टर में कई प्रकार के मटेरियल आते हैं, जैसे आपका सोना हो गया, मतलब गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया अर्थात चांदी हो गया, कापर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कार्बन हो गया, नाइक्रोम हो गया, टंगस्टन हो गया, मैग्नीन हो गया आदि। ये सब क्या हैं, कंडक्टिंग मटेरियल हैं। अब इन सब में जितने कंडक्टिंग मटेरियल हैं, इनमें कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जिसमें सबसे अधिक करंट प्रवाहित होती होगी, अर्थात विद्युत धारा का अच्छा वो कंडक्टर होगा, और कौन मटेरियल विद्युत करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का अच्छा कंडक्टर नहीं होगा। तो उन सबको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। तो हम देखेंगे एक हाईली, जिसमें अत्यधिक धारा बहेगी, हाईली कंडक्टिंग मटेरियल क्या होगा। अब एक होगा जिसमें करंट का मान कम होगा, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब किसका हाई रेजिस्टेंस वाला कौन सा कंडक्टिंग मटेरियल होगा। अर्थात हम कंडक्टिंग मटेरियल को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक जिसमें अत्यधिक धारा प्रवाहित होगी और एक जिसमें धारा का मान कम प्रवाहित होगा, अर्थात कम प्रवाहित तभी हो सकता है जब उसका रेजिस्टेंस का मान क्या हो, ज़्यादा हो। तो अर्थात पहला हम देखेंगे कि हाईली कंडक्टिंग मटेरियल कौन सा है, हाईली कंडक्टिंग मटेरियल,
हाईली कंडक्टिंग मटेरियल। देखिए, अगर हमें सभी मटेरियल के बारे में अच्छी जानकारी है तो हम अच्छे मशीन का डिजाइन कर सकते हैं। अगर मटेरियल के बारे में ही जानकारी नहीं होगी हम उसका डिजाइन नहीं कर पाएंगे। जितने लोग 5th सेमेस्टर गए हैं वो EEE में पढ़ चुके हैं मटेरियल के बारे में, लेकिन जितने लोग 3rd सेमेस्टर में स्टूडेंट जो पेपर पढ़ेंगे उनको EEE में पढ़ाया जाएगा। वहाँ पे एक एक करके विधिवत हम मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ मटेरियल की जिसकी हमको आवश्यकता है मशीन की डिजाइन करने में, पहले हम उनके बारे में जानेंगे। तो अर्थात हमने देखा कि कंडक्टिंग मटेरियल हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला देखेंगे जिसमें अत्यधिक करंट फ्लो हो, हाईली कंडक्टिंग मटेरियल कौन सा होगा। अब कैसा कंडक्टिंग मटेरियल होगा जिसमें लो करंट फ्लो होगा, अर्थात वो क्या होगा भाई, हाई रेजिस्टेंस का होगा। तो हाईली हम देखें भाई, हाईली रेजिस्टेंस कंडक्टिंग मटेरियल, रेजिस्टेंस कंडक्टिंग मटेरियल, चलिए जान लीजिए मटेरियल है, ठीक। अब हाईली रेजिस्टेंस कंडक्टिंग मटेरियल में कौन होगा और हाईली कंडक्टिंग मटेरियल में कौन होगा। तो आइए देखते हैं। तो आपको बता दिया जाए कि भाई जितने हमारे प्योर मेटल वाले हैं मटेरियल उसमें अत्यधिक करंट फ्लो करता है, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो प्योर मेटल में जैसे आपका सबसे अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल है Au मतलब गोल्ड, उसके बाद है आपका सिल्वर अर्थात चांदी Ag, उसके बाद कंडक्टिंग मटेरियल है आपका कापर के बाद है आपका एल्युमिनियम के बाद आपका आयरन Fe, एल्युमिनियम के बाद आयरन, फिर आपका आयरन के बाद है कार्बन, जबकि कार्बन या सेमीकंडक्टर मटेरियल में आता है, लेकिन यहाँ कार्बन का भी यूज किया जाएगा। अभी क्यों यूज किया जाएगा कंडक्टिंग ग्रुप में वो आपको भी आगे बताएंगे, ठीक। अब आइए हाईली रेजिस्टेंस वाले कंडक्टिंग मटेरियल। तो हाईली रेजिस्टेंस वाले जो कंडक्टिंग मटेरियल हैं वह आपके जितने एलॉय हैं, मतलब मिश्र धातुएं, जितनी मिश्र धातुएं हैं, यहाँ तो सभी ये मेटल लिए गए, जितने मेटल हैं वो आपका आ गए किस में, हाईली कंडक्टिंग मटेरियल में, और जितने आपके एलॉय अर्थात मिश्र धातुएं वो हाईली रेजिस्टेंस वाले हैं। तो अर्थात जितने एलॉय हैं, एलॉय मतलब मिश्र धातुएं, जैसे आपका हो गया नाइक्रोम, चलिए लिख दिया जाए भाई, जैसे नाइक्रोम, मैग्नीन, कांस्टेंटन, ये आदि जितने हैं ये सब क्या है भाई, ये आपके एलॉय हैं अर्थात मिश्र धातुएं हैं, इनका रेजिस्टेंस हाई होता है। तो हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम हाईली कंडक्टिंग मटेरियल पे जान लें कि कौन सा हम कंडक्टिंग मटेरियल, अर्थात अभी आपको जानकारी दी गई कि भाई कंडक्टिंग मटेरियल कहाँ पर होता है, मोटरों के या मशीनों की जो बाइंडिंग होती है वही हमारा कंडक्टिंग मटेरियल होता है। तो हम कौन सा कंडक्टर यूज करें जिससे हमारा बाइंडिंग में करंट अच्छा फ्लो करे, कम से कम लॉसेस हो। तो आइए देखते हैं। तो आपको एक सीक्वेंस बताया गया कि भाई सबसे अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल होता है आपका सोना, Au मतलब गोल्ड, इसमें सबसे अधिक ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी। उसके बाद आपका है सिल्वर अर्थात चांदी, फिर उसके बाद आपका है कापर के बाद आपका है एल्युमिनियम के बाद है आपका आयरन। तो अर्थात ये एक सीक्वेंस बनाया गया कि कौन सबसे अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल होगा। अब चलिए आइए एक एक करके अध्ययन करते हैं। भाई जो सोना है बहुत ही महंगा है, अगर हम सोने की बाइंडिंग गोल्ड की बाइंडिंग मोटर जनरेटर में कर दें तो भाई बाइंडिंग जैसे करोगे तो वहाँ पे आपका क्या भाई इतना ज़्यादा कास्ट लग जाएगा, जितना हमारा कार्य नहीं करेगा उससे ज़्यादा लागत लग जाएगी। और प्लस बाइंडिंग करके गए जहाँ, वहाँ पर वर्कर ही बाइंडिंग को निकाल के लेके घर में जेब भर के चला गया, अर्थात आपका न तो सही से डिजाइन हो पाया और चोरी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे मेन रीज़न यह है कि बहुत ही महंगा है और इसकी मात्रा जो है बहुत ही कम उपलब्ध मात्रा में, इसलिए इसका बाइंडिंग प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आइए चांदी का, सेम वही चांदी भी है सिल्वर भी है, उसका भी हम सबसे अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल है लेकिन यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि महंगा भी है और ज़्यादा करने में चोरी हो सकती है, तो इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं। तो इन दोनों में से को छोड़कर हम यूज करते हैं कापर। तो कापर सस्ता भी है इन दोनों के अपेक्षा और इसका रेजिस्टेंस भी कम होता है और करंट अच्छा फ्लो करता है
ये अदर की अपेक्षा, इसलिए कॉपर की हम बाइंडिंग सबसे ज़्यादा करते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जो कॉपर की बाइंडिंग अर्थात तांबा की जो बाइंडिंग की जाती है उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आप कॉपर का बाइंडिंग कर रहे हैं तो पहला तो आप जितने जो कंडक्टिंग मटेरियल है मतलब हाईली जिसमें करंट फ्लो कर सकता है तो उनमें हमने देखा सोना चांदी का प्रयोग नहीं करेंगे, हम कॉपर का प्रयोग कर रहे हैं। और कॉपर हम अब जान लीजिए कॉपर के बाद आपका क्या है एल्युमिनियम, तो दोनों में किसकी बाइंडिंग प्रयोग की जाएगी और कॉपर ज़्यादा यूज किया जाएगा कि एल्युमिनियम ज़्यादा यूज किया जाएगा, उन दोनों एक एक करके अभी देखेंगे। आयरन की बाइंडिंग कहीं की नहीं जाती है, आयरन का रेजिस्टेंस इन दोनों के अपेक्षा हाई होता है, लॉसेस बहुत ज़्यादा आता है, मोटर बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी अर्थात जिससे बाइंडिंग शॉर्ट हो सकती है, इसलिए हम आयरन के बाइंडिंग का नहीं प्रयोग किया था। जब भी प्रयोग किया जाएगा कॉपर का या तो एल्युमिनियम का, और कॉपर एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा जो बाइंडिंग प्रयोग की जाएगी वो आपका होगा कॉपर। अब आइए कॉपर का क्यों ज़्यादा उपयोग किया जाएगा, एल्युमिनियम का कम प्रयोग किया। और आपको बता दें जितनी बड़ी मशीनें होंगी उन सब में हम कॉपर का बाइंडिंग करेंगे और जितनी छोटी मशीनें होंगी उनमें जैसे इंस्ट्रूमेंट आदि जितने होंगे उनमें हम एल्युमिनियम का बाइंडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी रियल केस में किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर आपका कॉपर का ही प्रयोग किया जाएगा। अभी आपको ये पता चलेगा कि भाई सेम लेंथ के लिए कॉपर और एल्युमिनियम दोनों की बाइंडिंग की जाए तो कॉपर से जो बाइंडिंग की जाएगी उस मशीन की डिजाइन कम होगी, उसकी डिजाइन छोटे आकार की बनेगी। अगर उसी लेंथ का हम एल्युमिनियम का बाइंडिंग करें तो उस मशीन की डिजाइन बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है अभी हम जानेंगे। तो हमने अभी तक ये देखा कि भाई जो कंडक्टिव बाइंडिंग में जो मटेरियल यूज किया जाता है वह दो प्रकार डिवाइड किया गया, एक हाईली कंडक्टिंग मटेरियल और एक हाईली रेजिस्टेंस कंडक्टिंग मटेरियल। तो हाईली कंडक्टिंग मटेरियल का प्रयोग ही हम बाइंडिंग में प्रयोग करेंगे और इनका कहाँ प्रयोग किया जाएगा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम बात कर रहे हैं हाईली कंडक्टिंग मटेरियल जिसमें हम कॉपर और एल्युमिनियम की बाइंडिंग करते हैं और सबसे ज़्यादा कॉपर का प्रयोग क्यों किया जाएगा हम आइए समझते हैं। तो चलिए आइए देखा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं, हमने देखा कि भाई सिल्वर गोल्ड का हम बाइंडिंग में नहीं प्रयोग करते हैं, उनका भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर उनका प्रयोग हम जहाँ पे जैसे फ्यूज बनाए जाते हैं, आपके जो पैनल होते हैं पैनल में वहाँ फ्यूज सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट बनाए जाते हैं, वहाँ पर हम सिल्वर का प्रयोग करते हैं, लेकिन हर जगह यूज नहीं किया जाता है। तो बाइंडिंग के लिए हम सिल्वर और गोल्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आइए बाइंडिंग में सबसे ज़्यादा हमने कहा प्रयोग कॉपर का किया जाएगा, उसके बाद एल्युमिनियम का किया जाएगा। अब कॉपर और एल्युमिनियम दोनों में क्या ऐसी अंतर है, और आपको बता दें कॉपर का रेजिस्टेंस एल्युमिनियम की तुलना में कम है और इसकी कंडक्टिविटी एल्युमिनियम की तुलना में ज़्यादा है और इसमें भी लॉसेस एल्युमिनियम की तुलना में कम से कम होगा, लेकिन कॉपर की अवेलेबिलिटी अर्थात उपलब्धता एल्युमिनियम से कम है, लेकिन एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, कॉपर कम मात्रा में, लेकिन फिर भी हम कॉपर का प्रयोग करेंगे। और आपको बता दें सेम लेंथ के लिए अगर हम कॉपर का भी बाइंडिंग करें और एल्युमिनियम का भी बाइंडिंग करें तो हम देखेंगे कॉपर वाली बाइंडिंग वाली मोटर की साइज कम होगी और एल्युमिनियम वाली बाइंडिंग की साइज बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है आइए देखते हैं। तो अभी हमने ये बताया कि भाई कॉपर और एल्युमिनियम दोनों में सबसे ज़्यादा किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, कॉपर की, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस कम है, तो अर्थात एल्युमिनियम के साथ कॉपर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। चालकता जिसे कहते हैं, अगर कॉपर की चालकता को हम दिखा रहे हैं सिग्मा CU से और एल्युमिनियम की चालकता से दिखा रहे हैं सिग्मा AL से, ये बात है। और भाई चालकता किसकी ज़्यादा है, कॉपर की चालकता एल्युमिनियम की चालकता से ज़्यादा है। तो आइए हम कैसे कंपेयर करें कि भाई सेम लेंथ के लिए कॉपर वायर का एरिया कम होगा एल्युमिनियम के अच्छा, और जबकि एल्युमिनियम की एरिया बढ़ जाएगी। अब क्यों बढ़ेगी आइए देखते हैं। चूंकि आपको पता है भाई अगर हम मान ले रहे हैं कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, दोनों का रेजिस्टेंस हमने सेम कर दिया, तो अगर दोनों का रेजिस्टेंस अगर मान ले सेम है, जैसे एक कॉपर का रेजिस्टेंस है और इधर हम मान ले रहे हैं एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस है, ठीक, ये बात हो गई। अब आपको पता है R बराबर होता है ρL/A। अब रो किसके लिए है, ये भाई कॉपर के लिए रो होगा, तो कॉपर के लिए विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो इसके लिए कॉपर के लिए CU दिखा दें, और कॉपर का जो क्रॉस सेक्शनल मतलब मोटाई हो ये CU है और लेंथ दोनों के लिए सेम है। आ जाइए एल्युमिनियम के लिए,
तो एल्युमिनियम की विशिष्ट प्रतिरोध रो AL दिखा दीजिए और लेंथ सेम है अपान मोटाई इसका AL है। ठीक, अब चलिए तो दोनों का लेंथ सेम है तो लेंथ हम कैंसिल कर दिए। तो यहाँ पे क्या बचा, हमको निकालना है कि एल्युमिनियम की मोटाई ज़्यादा होगी कॉपर की तुलना में, कितनी ज़्यादा है आइए देखते हैं। तो अगर एल्युमिनियम का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालें, भाई CS का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया एल्युमिनियम के लिए अगर 75 करें तो एल्युमिनियम इस साइड चला आएगा, ये लेंथ कट गया है। तो ये जो PCU है इस प्रकार हो जाएगा, PL ऊपर और PCU मतलब रो CU नीचे आ गया और ACU जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ACU। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो एल्युमिनियम का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एल्युमिनियम का क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब आइए कॉपर से कैसे ज़्यादा होगा इसके जानने से पहले आप थोड़ा इस फार्मूले को कंडक्टिविटी में बदल दीजिए। किस में बदल दिया जाए, कंडक्टिविटी में। और आपको ये पता है कि भाई जो कंडक्टिविटी है मतलब यहाँ पे विशिष्ट चालकता भी हो, जैसे आप चालकता भी होता है, एक विशिष्ट चालकता होता है। अगर इसको विशिष्ट प्रतिरोध को जस्ट इसका जो उल्टा होता है, आप सब पढ़ चुके हैं कि भाई प्रतिरोध के उल्टे को हुए व्युत्क्रम को ही हम कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम को ही कंडक्टिविटी कहते हैं। अगर विशिष्ट प्रतिरोध का जो उल्टा होगा वो विशिष्ट चालकता कहलाएगा। क्योंकि आपको पता है कि भाई R का उल्टा होता है या कंडक्टिविटी, या इसी जगह हम कह सकते हैं कि रो का जो उल्टा होगा, अगर इसे हम विशिष्ट चालकता माने, इसे विशिष्ट प्रतिरोध माने, तो विशिष्ट प्रतिरोध की जगह 1 हम सिग्मा कर सकते हैं। तो चले इसकी जगह हम PCU की जगह 1 सिग्मा CU कर दें और यहाँ तो L कैंसिल हो गया है। तो यहाँ बचेगा आपका क्या भाई, इंटू यहाँ पे है ACU, फिर यहाँ पे क्या है भाई आपका PAL मतलब एल्युमिनियम की जो चालकता है तो अभी 1 सिग्मा चालकता में बदलेगा, तो 1 यह भी होगा सिग्मा AL में, इंटू फिर यहाँ पे क्या बचा है एल्युमिनियम का क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब चलिए चालकता के, चूँकि भाई चालकता जिसकी ज़्यादा होगा उसी के आधार पे हम देखेंगे किसका कंडक्टर की मोटाई ज़्यादा होगी। तो चेक कर लिया जाए। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं जो एल्युमिनियम का क्रॉस सेक्शनल एरिया है AL इक्वल टू, अब ये सिग्मा CU उधर चला जाएगा तो भाई सिग्मा CU अपान ये सिग्मा AL, ACU भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो इधर चला आया इंटू ACU। अर्थात इस फार्मूले से हमको यह ज्ञान मिलता है कि अगर कॉपर की चालकता, आपको पता है कॉपर की चालकता एल्युमिनियम से चालकता से अधिक होती है, अर्थात अगर कॉपर की चालकता ज़्यादा है तो अर्थात एल्युमिनियम डायरेक्ट कॉपर चालकता के समानुपाती है। अगर कॉपर चालकता ज़्यादा था तो एल्युमिनियम का क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉपर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या होगा, ज़्यादा होगा सेम लेंथ के लिए। जैसे एग्जांपल दिया जाए, अगर मान लीजिए ऐसे बाइंडिंग की गई है, ऐसे कॉइल किया गया है, मान लीजिए 1 मीटर लंबा केबल लगा, 1 मीटर लंबा केबल, अगर कॉपर का लग रहा है 2 mm, मान ले रहे हैं कॉपर 2 mm मोटा लगाए हैं, तो जस्ट उसी का मान लीजिए 1.5 गुना या 1.5 गुना या 106 गुना आपका ज़्यादा लग जाएगा। इसी का अगर हम 1.5 गुना कर दें तो भाई ये तो हो गया कॉपर का। अगर एल्युमिनियम के लिए बात करें तो एल्युमिनियम के लिए हो जाएगा 3, 2 का 1.5 गुना मतलब 3 होगा, अर्थात उससे एक ज़्यादा mm का मोटाई लगेगा। अर्थात आप देख रहे हैं जब किसी भी बाइंडिंग में, जब किसी मशीन में अगर आप मोटे तार की बाइंडिंग करेंगे तो ज़्यादा जगह कवर करेगा। अब जब ज़्यादा जगह कवर करेगा तो अपने आप मशीन की साइज़ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। एक तो फ़ायदा ये मिला। आप लोग थोड़ा एक बात और ध्यान दिए होंगे, जैसे आप लोग कभी अपना फैन बनाने जाइए, कॉपर की बाइंडिंग थी, अब जो इलेक्ट्रीशियन है उसने आपका फैन बनाया और गलती से या अपने मर्जी से वो कॉपर की बाइंडिंग को बदल करके एल्युमिनियम की बाइंडिंग कर दिया। अब जैसे एल्युमिनियम की बाइंडिंग कर देगा, अपने घर लगाओगे, पंखा आपका पहले से दुगने स्पीड से चलने लगता है या 1.5 गुना स्पीड से। ऐसा क्या होता है आपको बता दें, उसने क्या किया, कॉपर का बाइंडिंग जगह एल्युमिनियम जो बाइंडिंग यूज करेगा और सेम मोटाई का तार अगर यूज करेगा तो बाइंडिंग कम लगेगा, बाइंडिंग तार कम लगेगा। और जब तारों की संख्या कम होगी तो अपने आप मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी आइए देखते हैं। आपको एक फार्मूला पता होगा विद्युत वाहक बल का, जितने लोग फर्स्ट मशीन पढ़ चुके हैं, ये E बराबर होता है 5P N Z/60A।
ये फार्मूला पता है। अगर हम इसमें, रुकिए भाई इधर दिखा दिया जाए, चूँकि आपको पता है फार्मूला होता है E बराबर 5P/N Z/60A। अब इसी फार्मूले से हम आपको बता देंगे कि अगर कॉपर की बाइंडिंग जगह वो एल्युमिनियम का बाइंडिंग यूज कर दे तो कंडक्टरों की संख्या कम होने से मोटर की स्पीड अपने आप कैसे बढ़ जाएगी। देखो, क्योंकि कंडक्टरों की संख्या घटेगी और जब कंडक्टरों की संख्या घटेगी तो फ्लक्स घटेगा और फ्लक्स घटेगा तो मोटर की स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? अगर इसी में हम 60 और A लैप बाइंडिंग, जहाँ ये नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, 60A क्या होता है, कांस्टेंट है, तो हम इनको कांस्टेंट कर देना है। और चले अगर कांस्टेंट कर दे तो हम कह सकते हैं, चलो स्पीड यहाँ से 75 कर लो, तो N इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर E, भाई यहाँ पर हमको निकालना है N का वैल्यू, तो 60 पहले कर दीजिए 60EA अपान आपका हो जाएगा 5PZ। तो हम बता रहे हैं कि भाई ये जो विद्युत वाहक बल है, और चलो विद्युत वाहक बल में कांस्टेंट करके हम 60 को कांस्टेंट कर दिए, तो 60 को कांस्टेंट कर दे और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ A को कांस्टेंट कर दे। पहले 60A को रहने दीजिए, E को अलग कर दीजिए, इनको कांस्टेंट कर दें। तो हम केवल देखना है कंडक्टरों की संख्या के बारे में। तो हम कहते हैं कि जो स्पीड है 1/5 और Z है, क्या नंबर ऑफ पीक जहाँ क्या है, नंबर ऑफ पोल है, तो पोलों से कोई मतलब, पोल तो फिक्स रहते हैं, ठीक है। अब फ्लक्स पे अगर हम डिपेंड न करके केवल कंडक्टर पर, और Z बराबर आपको पता है यह होता है SC, जहाँ ये स्लॉटों की संख्या है उससे क्या है, कंडक्टर। स्लॉट का मतलब किस में बाइंडिंग किया गया, इसे हम स्लॉट कहते हैं। वो अभी आपको बाद जो मशीन फर्स्ट पर उनको पता है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनको बाद में बताया जाएगा। ये देखते हैं, तो Z जहाँ कंडक्टर, C कंडक्टर संख्या है या स्लॉट है। समझ लो भाई स्लॉट क्या होता है। मशीन फर्स्ट पढ़ने वाले जितने स्टूडेंट प्रमोट करके फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आए हैं, तो जैसे मशीन जो खांचा बनता है, ऐसे देखिए दाता है, ऐसे निकला रहता है, ऐसे यहाँ पे लगता है, इसी में हम बाइंडिंग करते हैं। तब इसे जो उभरा हुआ भाग दिख रहा है दांत की तरह, इसे टीथ कहा जाता है, और दो टीथों के बीच में जो गैप है उसे स्लॉट कहते हैं। स्लॉट को हम ऐसे दिखाते हैं, यहाँ भी स्लॉट है, यहाँ भी स्लॉट है, यहाँ भी स्लॉट है, यहाँ भी स्लॉट है, और इन्हीं स्लॉटों में बाइंडिंग की जाती है। बाइंडिंग को हम ऐसे दिखाते हैं जबकि लपेटा गया है। मान ले रहा है एक स्लॉट में अगर 2 कंडक्टर हैं तो कितने स्लॉट हैं, 1 2 3 4 5 6 स्लॉट है, 6 स्लॉट है, और एक स्लॉट में 2 कंडक्टर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 कंडक्टर। तो अर्थात कंडक्टरों की संख्या को हम Z दिखाते हैं, जहाँ S क्या है, स्लॉटों की संख्या, C क्या है, कंडक्टरों की संख्या है। तो चलो जैसे अब हमने ये देखा, हमने अपना फैन ले गए बनवाने के लिए, और कॉपर को जगह उसने क्या किया, एल्युमिनियम का लगा दिया। अब एल्युमिनियम, अच्छा ही बताइए, आपको अभी ये बताया गया अगर सेम लेंथ का अगर हम एल्युमिनियम का लगाएं और कॉपर का लगाएं तो आप देखेंगे किसकी मोटाई ज़्यादा होगी, एल्युमिनियम की। तब तो उसकी जो मोटर की बाइंडिंग की जा रही है उसकी साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। लेकिन जो स्लॉट कटे हैं, मोटर तो उतना ही रहता है, तो बड़ा तो होगा नहीं। तो अर्थात बड़ा जब नहीं होगा तो हम एक चीज़ में कमी करेंगे कि भाई उतने ही स्लॉट हैं, जैसे स्लॉट उतने ही, बस क्या होगा जहाँ 12 कंडक्टर आ रहा था उसकी जगह क्या होगा, तार की लंबाई घटा के हम 10 ही कंडक्टर कर देंगे, तभी तो जाके उसमें सेट होगा उतने ही साइज में। अर्थात कहने का मतलब यह है कॉपर की जगह 2 मीटर तार लग रहा था, अगर हम एल्युमिनियम लगाएंगे उतने ही साइज में तो एल्युमिनियम ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है, तो 2 मीटर न लग के वो 1.5 मीटर भी पूरा वो कवर कर लेगा, क्योंकि भाई उसकी मोटाई ज़्यादा है। जब 2 मीटर भी कम कवर करेगा तो कंडक्टर का क्या हो जाएगा, संख्या कम हो जाएगी। अगर कंडक्टर की संख्या कम होगी तो आप देख लीजिए जो स्पीड है, अगर Z कम हुआ तो अपने आप स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि भाई आप जब एल्युमिनियम की बाइंडिंग करता है तो कंडक्टर घटने के कारण मोटर की स्पीड बढ़ जाती है। तो आप कहते हैं भाई ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रीशियन है, इसने फैन ऐसा बनाया कि हमारा फैन पहले से ज़्यादा तेज चलने लगा। लेकिन आपको बाद में पता चलेगा जब बाइंडिंग कॉपर की से जल्दी वो जब बर्न आउट हो जाएगी अर्थात जल जाएगी, तब पता चलेगा सही से बाइंडिंग नहीं किया है। तो ये बातें होती हैं। तो इसलिए हम सबसे ज़्यादा मोटर की साइज़ कम करनी है, कम्पैक्ट करनी है, तो इसलिए हम कॉपर की बाइंडिंग अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम की बाइंडिंग भी प्रयोग की जाएगी जब हम इंडक्शन मोटर का 100 HP के ऊपर जाते हैं, तब हम वहाँ पे क्या करते हैं, एल्युमिनियम की बाइंडिंग प्रयोग की जाती है। एल्युमिनियम की बाइंडिंग ज़्यादा छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंटों में किया जाता है। बड़ी जितनी मशीनी मोटरें होंगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपर का बाइंडिंग प्रयोग किया जाएगा। तो ये बातें हो गई। तो अर्थात आपको पता चल गया कि हाईली कंडक्टिंग मटेरियल में हम सबसे ज़्यादा कॉपर का प्रयोग करेंगे, एल्युमिनियम का छोटे मशीनों में प्रयोग किया जाएगा, कॉपर का
बड़ी मशीनों में प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे कंडक्टिंग मटेरियल क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पहला प्रॉपर्टी यह होनी चाहिए कि वह हाई कंडक्टिविटी होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि भाई उसका रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो आई स्क्वायर के आधार पर लॉसेस क्या होगा, इसलिए रेजिस्टेंस इसका भी कम से कम होना चाहिए। और प्लस एक बात और, आपको पता है कि जैसे जैसे मशीन का ताप बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने पर उसके रेजिस्टेंस में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब कम ही प्रभावकारी होना चाहिए। और एक बात और, जब बाइंडिंग में हम तार लपेटते हैं, मतलब बाइंडिंग जब की जाती है, जब तार लपेटा जाएगा तो मैकेनिकली स्ट्रेंथ उसके तना होगा, कंडक्टर का जो यांत्रिक सामर्थ्य है, मैकेनिकली स्ट्रेंथ है, वह हाई होना चाहिए। अगर लो होगा तो तार लपेटते ही लपेटते क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और प्लस बाइंडिंग एक बार कर दे तो कई सालों तक चलना चाहिए, अर्थात उसमें नमी या ऑक्सीकरण होने पर उसको जंग लग जाता है, जंग न लगने पाए तो उसके लिए अर्थात कोरोजन कम से कम हो। तो हमने ये देखा कि जो मटेरियल बाइंडिंग में प्रयोग किया जाएगा, पहली उसकी प्रॉपर्टी यह है कि वह लो रेजिस्टेंस का होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी है हाई कंडक्टिविटी होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी है तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए। चौथी प्रॉपर्टी यह होनी चाहिए कि वह कम से कम छंछारण हो, मतलब कोरोजन नहीं होना चाहिए, कम से कम क्या कोरोजन होना ही नहीं चाहिए, ऑक्सीकरण होना ही नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या हो गए भाई, कंडक्टिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई। तो आप सब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितनी हमने इसकी प्रॉपर्टी बताएं आप एक बार अपने से नोटबुक बना लीजिए, क्योंकि भाई हमने आपसे वादा किया है कि मशीन आपको केवल डिप्लोमा लेवल ही नहीं, आप जब तैयारी करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको मशीन पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। आपका हर कन्फ्यूजन मशीन से जितने भी क्वेश्चन आए आप सरलतापूर्वक सॉल्व कर लें। तो इसलिए आप मेरी बातों को सुनते रहिए और जो चीज़ें आपको कंपटीशन के लिए बताया जाए, जैसे हमने बताया कि इसकी प्रॉपर्टी कंडक्टिंग मटेरियल प्रॉपर्टी, हमने बताया कि हाई कंडक्टिविटी होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, मतलब तनाव सामर्थ्य अधिक होना चाहिए, और संक्षारण कम से कम हो, इसका ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए, आदि ये चीज़ें आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया ठीक। चलिए अब कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में जान चुके हैं, अब हम जानेंगे कि भाई हाईली रेजिस्टेंस वाला मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल कहाँ यूज किया जाएगा। आपको बता दें कि हाईली रेजिस्टेंस वाला कंडक्टिंग मटेरियल वह इंस्ट्रूमेंट में प्रयोग किया जाएगा या हीटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट जैसे प्रेस हो गए, गीजर हो गए, हीटर हो गया, वहाँ प्रयोग किया जाता है। अब वहाँ क्यों प्रयोग किया जाता है एक एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमने अभी आपको बताया हमने बताया चांदी, सोना, कॉपर, एल्युमिनियम आज के बारे में जान चुके। अब जानेंगे कार्बन वाला कंडक्टिंग मटेरियल कहाँ प्रयोग किया है। जो कार्बन कंडक्टिंग मटेरियल है इसका प्रयोग हम का ब्रश बनाने में प्रयोग करते हैं। अब आप सबको ये नहीं पता, जो भाई फर्स्ट ईयर से प्रमोट करके सेकेंड ईयर में गया है उसको पता नहीं है कि ब्रश क्या होता है, और जबकि जो सेकेंड ईयर से प्रमोट करके थर्ड ईयर में गए हैं उनको पता है ब्रश क्या होता है। तो आप जान लीजिए ब्रश क्या होता है कि यहाँ पे जैसे आप मोटर का देखते हैं शाफ्ट है, या मान लीजिए या मोटर है चाहे जनरेटर है, ऐसे हमने दिखा दिया ठीक है। तो ये देखिए जैसे मान लीजिए ये बाहरी भाग है और यहाँ पर हम दिखा दिए शाफ्ट है और यहाँ पे दिखा दिए शाफ्ट है। अब ये शाफ्ट जो है शाफ्ट पे ही बाइंडिंग रहती है, शाफ्ट पे ऐसे बाइंडिंग रहता है और बाइंडिंग के वायर ऐसे बाहर आते हैं। अब बाहर से अगर सप्लाई से बाहर लेके चले जाएं, डीसी मशीनों में ज़्यादातर कार्बन ब्रश का प्रयोग किया जाता है, एसी मशीनों में भी होता है लेकिन वो जनरेटर में होता है, अल्टरनेटर में। तो देखिए यहाँ पे तो अगर ऐसे कार्बन ब्रश को बाहर ले चले जाएं, जब इसका शाफ्ट घूमेगा, जब मोटर चलेगा तो भाई ये वायर इसी में लिपट कर टूट जाएगा, तो अर्थात हमारी सप्लाई ये तार टूट जाएगा तो कोई सप्लाई नहीं जाएगी। तो इसके बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके शाफ्ट पर ही कार्बन ब्रश लगाते हैं, एक पॉजिटिव का एक निगेटिव का। ये पॉजिटिव वाला वायर पॉजिटिव से, निगेटिव वाला निगेटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हम पॉजिटिव का वायर निकाल लिए बाहर, यहाँ से हम निगेटिव का वायर बाहर निकाल लिए। अब देखिए क्या होगा, ये जो ब्रश होगा वो ब्रश जैसे हम मान लीजिए शाफ्ट है ठीक, और ये ब्रश ऐसे इसे शाफ्ट पे रखा होता है। अब ब्रश रोटेट नहीं करेगा, ब्रश केवल उसी पे घिसेगा, ब्रश उसी पे केवल क्या होगा घिसेगा, जैसे घिस रहा है।
जब ये ब्रश पे ऐसे ही घिसेगा तो अर्थात यह क्या होगा, अब देखिए तो ब्रश पे ऐसे घिसा हो तो वायर उससे जुड़ा है, अब क्या वायर घूम रहा है, अब वायर आपका नहीं घूम रहा है, वो केवल वायर का जो कनेक्शन किया गया है। और वायर जब भी रहेगा तो यहाँ पे जब जिसमें ब्रश रखा जाता है, ब्रश रखा जाता है ब्रश होल्डर में, ये ब्रश होल्डर यहीं पर रहता है और होल्डर में एक कैंची के रूप में पकड़ के होल्डर से ही तार सटा रहता है ब्रश से, और ब्रश ऊपर रहेगा, होल्डर जो है वो लगातार वो शाफ्ट के होल्डर ऐसे ऊपर रहता है, ऊपर रखे रहेंगे और कांटेक्ट ब्रश से रहता है। तो यहाँ पे वायर तो अपने आप चक्कर लगाएगा लेकिन ब्रश एक जगह स्थिर रहेगा, जिससे ब्रश नहीं घूमेगा, और जब ब्रश नहीं घूमेगा तो वायर लिपट नहीं पाएगा, और वायर लिपटेगा नहीं। इनका इस प्रकार होता है कि पॉजिटिव से फिर निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, ये फिर चला जाता है। उनका एक ऐसा काम है, जब हम डीसी मशीन पढ़ेंगे वहाँ आपको सही क्रम से बताएंगे। तो ब्रश ये जो होगा, अब ब्रश क्या हो रहा है, शाफ्ट पे घिस रहा है, और जब ब्रश शाफ्ट में घिसेगा तो भाई हम ऐसा मटेरियल प्रयोग करें कि जो घिसने पे शाफ्ट को खुरदरा न करे, तो होता है हमारा कार्बन। कार्बन मतलब ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट मतलब पेंसिल का जो देखते हैं, जो पेंसिल में यूज़ किया जाता है वही ग्रेफाइट है। उसको जितना घिसेंगे उतना ज़्यादा चिकना होता चला जाता है, और जो चीज़ चिकना होगा तो उसमें लिब्रिकेंट का प्रभाव आ जाएगा, अर्थात वो जो स्टील का शाफ्ट होता है तो शाफ्ट खुरदरा नहीं होगा, आराम से स्लिप करके सप्लाई बाहर जाती रहेगी। तो यहाँ पे जो ब्रशेस का प्रयोग किया जाएगा वो किस मटेरियल का रहता है, कार्बन मटेरियल का। तो कार्बन मटेरियल का प्रयोग हम करेंगे, ज़्यादातर ब्रश बनाने में किया जाता है, और कार्बन का प्रयोग करने पर इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और स्पार्क भी कम से कम होता है। इसकी डिटेल जानकारी हम डीसी मशीन पढ़ेंगे। अभी तक के लिए जान लीजिए कि भाई बाइंडिंग में हम कॉपर और एल्युमिनियम का कंडक्टर का प्रयोग करेंगे, और जो कार्बन का कंडक्टिंग मटेरियल है उसका प्रयोग किया जाएगा ब्रश बनाने में, जिससे बाहर से सप्लाई मोटर में दी जाए और या फिर जनरेटर सप्लाई ली जाए। तो ये बातें हो गई। अब हम हाईली कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में जान चुके हैं। अब आइए जानते हैं कि हाईली रेजिस्टेंस कंडक्टिंग मटेरियल क्या होगा। तो आइए देखते हैं हाईली रेजिस्टेंस कंडक्टिंग मटेरियल। तो देख लिया जाए हाईली रेजिस्टेंस कंडक्टिंग मटेरियल। तो हमने बताया हाईली रेजिस्टेंस जो कंडक्टिंग मटेरियल है वह मिश्र धातुएं होते हैं, एलाय होते हैं। क्या होते हैं, एलाय होती हैं। तो ये देखते हैं ये कौन सा है मटेरियल। तो हमने अभी आपको एग्जाम्पल के रूप में दिया था, ये सेकंड नंबर है। हमने बताया कि भाई पहला इसमें बताया नाइक्रोम, क्या बताया गया, नाइक्रोम। दूसरा हमने बताया कि भाई मैग्नीन। तीसरा हमने बताया कांस्टेंटन। ठीक, यही तीन के बारे में जान ले। ये सब मिश्र धातुएं हैं, एलाय हैं। अब नाइक्रोम जो बना होता है दो से मिलके बना होता है, निकिल और क्रोमियम से मिलकर नाइक्रोम बना होता है, निकिल और क्रोमियम से। और जो मैग्नीन है वो मैग्नीन बना होता है मैग्नीज, कॉपर और निकिल। मैग्नीज, कॉपर और निकिल से मिलके बनाता है। और जो आपका कांस्टेंटन होता है वह निकिल और कॉपर से मिलके बना होता है। या जो कांस्टेंटन है वह निकिल व कॉपर से मिलके बना होता है। तो कांस्टेंटन निकिल कॉपर से, मैग्नीज कॉपर और निकिल से, और नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम से मिलके बना होता है, अर्थात ये दो धातुओं का मिश्रण होता है। अब इनकी सबसे बड़ी खास बात यह है, जैसे जितने प्योर कंडक्टिंग मटेरियल है, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उनका रेजिस्टेंस बढ़ा चला जाता है। अर्थात ऐसे मटेरियल हमारे पास टेम्परेचर के आधार पे तीन प्रकार के मटेरियल बांटे गए हैं। जैसे आपका जो जिन मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा उसे हम कहते हैं कि भाई यह धनात्मक प्रतिरोधता गुणांक का है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। और जिन मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता चला जाए तो उन्हें हम कहते हैं निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का। जितने आपके सेमी कंडक्टिंग मटेरियल हैं, जिनमें सिलिकॉन आदि हैं, इन सब का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटता चला जाएगा, हम कहेंगे इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट अर्थात प्रतिरोधता गुणांक निगेटिव है। अब कुछ ऐसे हमारे पास मटेरियल हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाएं लेकिन उनके प्रतिरोध में बहुत कम परिवर्तन हो। अब जब प्रतिरोध में बहुत कम परिवर्तन होगा तो ऐसे मटेरियल अर्थात ताप बढ़ने पर
आई स्क्वायर आर की जो लॉसेस होगी वो बहुत कम होगी। तो अर्थात जितनी ये मिश्र धातुएं जो एलॉय है, जैसे हीटर हो गया, गीजर हो गया, इन सब में इनका प्रयोग जब किया जाता है तो हीटर का भाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 500 डिग्री सी, 1000 डिग्री सी, ये सब होता है। तो अर्थात जैसे जैसे अगर मान लीजिए ताप बढ़े, अगर इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाए तो आई स्क्वायर के लॉसेस होंगे, और लॉसेस होंगे तो मतलब उतना ज़्यादा हमको हीट बाहर नहीं मिल पाएगा। तो अर्थात इनका ऐसे मटेरियल का चुनाव किया जाता है, अगर ताप बढ़े तो रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा ना बढ़े, और रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा तो अर्थात उसमें लॉसेस कम से कम होगी। तो इसलिए हीटर का कॉइल, आपका प्रेस का कॉइल, गीजर का कॉइल जो बनाए जाते हैं वो ज़्यादातर नाइक्रोम के बनाए जाते हैं, जिनके का टेम्परेचर बढ़ने पर इनके रेजिस्टेंस पे प्रभाव उतना न पड़े। तो अर्थात ऐसा मटेरियल जिनका टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम प्रभावकारी होता है तो हम कहेंगे इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है, और जितने ही लो टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल होगा उतना ही अच्छा हमारा बाइंडिंग में या किसी मशीनों में यूज़ करना उतना सुटेबल होगा। अर्थात उतने देर तक मशीनें चल सकती हैं, लॉसेस उतना सबसे कम हो सकता है। अर्थात जितने एलॉय वाले मटेरियल हैं, कंडक्टिंग मटेरियल, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है। तो मतलब जो अल्फा होता है ये क्या रहेगा, इनका लो होगा। ये अल्फा को हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। और उसके बाद अब आइए देखते हैं यहाँ पे जो मैग्नीन है, जो कांस्टेंटन है और नाइक्रोम है, ये सब तो बताया गया। हीटिंग मटेरियल भी प्रयोग किया है, इनका प्रयोग हम ज़्यादातर अमीटर, वोल्ट मीटर आदि इंस्ट्रूमेंट में प्रयोग करते हैं। चूँकि वोल्ट मीटर, मीटर बहुत छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, करंट और वोल्टेज मेजर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो अगर इनका टेम्परेचर बढ़ता जाए तो इनमें लॉसेस ज़्यादा होगा, और लॉसेस ज़्यादा होगा तो भाई सही से रीडिंग नहीं बता पाएगा। तो इसलिए हम ऐसे मटेरियल का चुनाव करेंगे जिसमें टेम्परेचर बढ़ने पर इनके रेजिस्टेंस से होने वाली लॉसेस कम से कम हो। तो अर्थात हाईली रेजिस्टेंस मटेरियल का प्रयोग हम किस में करेंगे, इंस्ट्रूमेंट में या हीटिंग वाले एलिमेंट में। हीटिंग एलिमेंट मतलब प्रेस, हीटर, गीजर आदि प्रयोग किया जाएगा, और इंस्ट्रूमेंट मतलब अमीटर, वोल्ट मीटर में। तो इनका जो यूज किया जाता है इन मटेरियल का, एलॉय वाले मटेरियल का, वह ज़्यादातर किया जाएगा हीटिंग वाले मटेरियल। किसमें भाई, हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट जैसे आपको बता दिया गया भाई, हीटर हो गया, प्रेस हो गया, आदि जगहों पर हम क्या करते हैं, हीटिंग एलॉय का प्रयोग करेंगे। और दूसरी जगह क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट जैसे अमीटर, वोल्ट मीटर, इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाएगा, इंस्ट्रूमेंट में यूज होगा। ठीक, तो अर्थात अब हमको पता चल गया कि अब देखिए कंडक्टिंग मटेरियल हमने जाना कि मशीनों में दो प्रकार के यूज होंगे, एक हाईली कंडक्टिंग मटेरियल और एक होगा हाईली रेजिस्टेंस कंडक्टिंग मटेरियल। हाईली कंडक्टिंग मटेरियल का प्रयोग हम मोटर की बाइंडिंग में प्रयोग करेंगे, जैसे हमने बताया कापर या एल्युमिनियम। और कापर एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाएगा, कापर का। और हाईली रेजिस्टेंस मटेरियल कहाँ प्रयोग किया जाएगा, वो प्रयोग किया जाएगा आपका किस में, इंस्ट्रूमेंट में या हीटिंग एलिमेंट जैसे हीटर, गीजर आदि में। तो इस प्रकार हमको पता चल गया। अगर हमें मोटर बनाना होगा, अमीटर, वोल्ट मीटर बनाना होगा, जैसे हीटर बनाना होगा, तो हमको पता है कि हीटर में कौन सा प्रयोग करें, मोटर जनरेटर में कौन सा कंडक्टिंग मटेरियल प्रयोग करें, ये जानकारी हमको हो जाएगी। तो हम सफलतापूर्वक एक अच्छे मशीन की डिजाइन कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमने ये सीखा कि भाई कंडक्टिंग मटेरियल अर्थात बाइंडिंग बनाने में हम किन किन मटेरियल का प्रयोग करते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा यूज करें जिससे हमारा अधिक से अधिक फ्लक्स उत्पन्न हो पाए और मोटर सरलतापूर्वक चल पाए। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सब जो लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो पिछला वीडियो को जरूर देखें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो। सब्सक्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। बेस्ट ऑफ लक।